हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपना यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आपकी इच्छा है कि हम आपस में रजिस्ट्रेशन करवा के और आपस में पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में बात करेंगे। जो यूजीसी नेट का जो पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर 2 है, वहां पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की जो यहाँ पे कई सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस जो सब यूनिट की बात करें तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया गया है। तो आज हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है कि इसमें क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बात तो आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है या किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर आपकी यूनिट के बारे में बात करें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो यूनिट है, इसमें सब टॉपिक में दिया ये हुआ है कि प्रिंसिपल के बारे में ही बात की गई है। तो यहां से अगर बात करें, आज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करेंगे, तो ये प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। अगर आपको डिफरेंटली पूछे तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर किसी की यूनिट पूछी जा सकती है। किसकी यूनिट पूछी जा सकती है, ये हम लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, वो क्या बन सकता है उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है। या एक चीज ये बन सकती है फ्रेंड्स की जो ये है, कौन कौन से एलिमेंट की एनालिसिस के लिए यूज होता है या मेजरमेंट के लिए यूज होता है, इस तरह के बारे में भी, इस तरह की मैच करने के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती क्या है या किसके साथ डील करता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है, ये एक मेजरमेंट है। किस चीज का मेजरमेंट है, किस चीज का मापन है, कि मेजरमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मटेरियल, यानी कि जो लाइट का इंटरेक्शन होता है मटेरियल के साथ, उसका मेजरमेंट करना ही क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। देखो, स्पेक्ट्रा आ गया ना और फोटो आ गया, तो लाइट तो है ही यहाँ पे, है ना। अरे लाइट है कि नहीं, और मिट्री है, ये तो एक तरह से मेजरमेंट है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है किसका किसके साथ है, लाइट का मटेरियल के साथ, उसका जो मेजरमेंट करना है, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक शब्द आप और सुनते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो ये इंस्ट्रूमेंट अगर यूज होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द टेक्निक इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का जो हमने बात करी है इस कंसेप्ट की, जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये बात क्लियर है फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी गुड। चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर हर बात को सुनना है, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। ये आपके आगे जनरल कुछ बातें हैं जो आप जानते भी हैं, मैं बता देता हूं कि लाइट होती है, वो क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है, स्कैटर भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। लाइट जब किसी चीज पे पड़ती है तो हो सकता है वो मटेरियल उसको रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसा हो सकता है वो ट्रांसमिट हो जाए उससे, हो सकता है वो फैला दे, और हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा हो सकता है ना। लाइट को जो मैटर की जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। ठीक है ना। तो ये जनरल सी बात है। ठीक है ना। तो लाइट इमिट भी कर सकता है, लाइट को स्कैटर भी कर सकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। ये सारी की सारी बातें मटेरियल के बेस पे करें तो वो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, इमिट कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं। जैसे एक टर्म है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना, एक टर्म है इनकैडेंसेंस। ये कई सारी टर्म है, उनकी वजह से लाइट का जनरेशन होता है। किसका, लाइट का जनरेशन होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर लाइट का जनरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ठीक है ना फ्रेंड्स। और आगे कुछ टर्म्स मैंने और लिख दी है, क्या पता ये भी मैच करना आपको दे दे और ये पूछ ले कि ये लाइट का जनरेशन होता है वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कि ये लाइट जो इमिट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। ठीक है। तो जैसे अगर कोई शब्द आपको मिलता है, कोई वर्ड आपको मिलता है इनकैडेंसेंस, इसका मतलब होता है जो लाइट इमिट हो रही है वो किसका रिजल्ट है, हीट का रिजल्ट है। बिकॉज ऑफ हीट क्या हो रही है, लाइट इमिट हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। मैं बता क्या रहा हूँ, ये बात समझ रहे हो ना। क्योंकि लाइट का क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होगी, या फिर जो मैटर पे जिस पे पड़ेगी वो उस लाइट, वो या तो उस मैटर, वो मैटर पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या उसको ट्रांसमिट कर देगा, या उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, या स्कैटर कर देगा। जो आपने कई बार देखा
था ना, एक लाइट जो आती है वो लाइट के क्या क्या या किस की वजह से आ सकती है, क्या कारण हो सकता है। जैसे अगर कहीं आपको शब्द लिखा आता है इनकिडेसेंस है तो इसका मतलब है हीट की वजह से लाइट आ रही है। और अगर आता है कि कैमिल्यूमिनेसेंस है, इसका मतलब वो रिजल्ट किसका है, केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट आपको मिल रही है, ठीक है। अगर लिखा आता है सोनोल्यूमिनेसेंस है तो इसका मतलब ये लाइट किससे आ रही है, साउंड की वजह से आ रही है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी ये थोड़ी टेक्निकल जो वर्ड हैं ये आपसे मैच करना पूछा जा सकता है कि मैच करिए ये लाइट का जो प्रोडक्शन हो रहा है या लाइट जो इमिट हो रही है। प्रोडक्शन वर्ड ज्यादा नहीं अच्छा होगा, यहाँ पे इमिट की बात कर लें। अगर जो लाइट इमिट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो यहाँ साउंड की वजह से, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से, यहाँ हीट की वजह से, ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ रहे हैं। और अगर ये मैकेनोल्यूमिनेसेंस का मतलब है तो मैकेनिकल रिएक्शन की वजह से क्या होती है, लाइट का इमिट होना होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा याद रख लें, ठीक है। अब आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का जो यूज करते हैं उसका बेनिफिट क्या है, आपसे पूछा जा सकता है ना कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज होता है तो इसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये 3-4 बेनिफिट आपको बता दिए हैं। ये आ सकता है ऑप्शनल क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ये आ सकता है। तो सबसे पहले एक तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करता, उसमें कोई विकृति नहीं करता जो आपका सैंपल होता है उसमें। दूसरी बात सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव का मतलब अगर आपके पास मिक्सचर है ना, आपके पास मिक्सचर है तो ये विदाउट सेपरेशन भी उसका क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, सिलेक्टिव हो गया, ठीक है ना। और ये मेजर करने में शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ मेजरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। जो ये मेजरमेंट का जो टाइम लेता है, ये शॉर्ट टाइम ऑफ मेजरमेंट है, वो है 10⁻⁻⁻14 सेकेंड, बहुत कम है। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत कम है, इतना टाइम लेता है, ठीक है, सेकेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलो वेरी गुड, ठीक है, चित्त को शांत रखिए और रिलैक्स रहिए, ठीक है। आगे हम अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये पीछे जनरल सी बातें थी, प्रिंसिपल की बात करें तो इसको चित्त को शांत करके रिलैक्स करके सुनना, ठीक है। ये कोई एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल या प्योर लिक्विड या सॉल्यूशन है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये है। यहाँ पे किसी भी ये आपके पास लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ठीक है ना, ये लाइट इस पे पड़ी, ठीक है, इस सॉल्यूशन पे, ठीक है, ठीक है, इस प्योर लिक्विड या सॉल्यूशन पे पड़ी। तो ये जो लाइट आई इसको बोला गया है इंसिडेंट लाइट, और इसको नोट करे हैं आई नोट से, ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे ये साइन याद रखना, ठीक है। और आपको पता है कुछ लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है जो अंदर मटेरियल है, जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और कुछ क्या होगी, ट्रांसमिटेड हो जाएगी, पार हो जाएगी। तो ये ट्रांसमिटेड लाइट है जो ये बाहर आ गई, और ट्रांसमिटेड लाइट को कैपिटल आई से हमने नोट किया हुआ है। ये इंटेंसिटी के लिए लेते हैं, आई नॉट और आई इंटेंसिटी के लिए लिया हुआ है। ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई से दर्शाएंगे हम, ठीक है, और इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट से दर्शाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप मेरी बात समझ गए, किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आई, वो इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, ठीक है, वो अपने सॉल्यूशन पे आई या अपना जो प्योर लिक्विड है इस पे आई, और उसके बाद उससे ट्रांसमिट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। और ट्रांसमिटेड लाइट की जो क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, वो चेंज होगी ना, क्योंकि चेंज तो होगी कुछ, यानी कि एक कुछ तो इसमें डिस्ट्रक्शन आया है ना, चेंज होगी कि नहीं होगी, कि यहाँ से आई वो यहाँ किसी चीज पे टकराई है, ठीक है, या एब्जॉर्ब हुई है, तो कुछ इंटेंसिटी में चेंज आया, तो चेंज के लिए हमने नोट कर दिया आई, ठीक है ना। और ये ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, बस यहाँ से बातों को पकड़ना शुरू करना है, ठीक है। हमने यही बात हमने क्या एक्सपोज करा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द सैंपल इज आई नोट, यानी कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है, और जो एग्जिटिंग हो रही है वो आई है, यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट है। और एक रेशियो है जो रेशियो आई नोट, आई कौन सा था, इंसिडेंट लाइट, और आई नोट क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट, इसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बात शुरू हो जाती है, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होना जायज ही है और जरूरी भी है और होगा भी, अगर ये बात आपको याद रह गई हो तो ट्रांसमिटेंस इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन आई नोट। ये ध्यान रखना, उल्टा मत लिख देना रे, कहीं उल्टा लिख दो, आई नोट को ऊपर मत ले जाना, आई नोट नीचे ही है, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है, इंसिडेंट लाइट है, नीचे क्या है, जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो होगी, ठीक है ना, समझ गए। तो ये किसके इक्वल है, ट्रांसमिटेंस के। तो ट्रांसमिटेंस के इक्वल क्या हो गया,
आई अपॉन आई नोट, ये इक्वेशन 1 हो गई अपनी, ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रखना है। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करें, यहीं से न्यूमेरिकल बनेंगे, आगे ध्यान रखना है, यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज इसको चित्त को शांत करके सुनना। अगर परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस की बात करें तो आपको पता है अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो इधर 100 से इंटू हो जाएगा, तो आई अपॉन आई नोट इंटू 100 हो गया और ये इक्वेशन 2 बन गई। ये तो कुछ नहीं करा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर दिया और कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और है एब्जॉर्बेंस। क्या होता है एब्जॉर्बेंस? एब्जॉर्बेंस को ए से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है अवशोषण करना, अवशोषित करना, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। एब्जॉर्बेंस की मान लो यहाँ पे लाइट पड़ी तो ये इसने जो जितनी एब्जॉर्ब करी वो उसकी एब्जॉर्बेंस है, यानी कि जितनी अवशोषित कर ली। तो एब्जॉर्बेंस को कैसे आप डिफाइन करोगे? तो एब्जॉर्बेंस इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द ट्रांसमिटेंस, यानी कि ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का एक तरह से कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। तो आप खुद ही समझ रहे हो कि अगर ट्रांसमिटेंस ज्यादा है, यानी कि बाहर ज्यादा आ रही है, ट्रांसमिटेंस ज्यादा है, तो एब्जॉर्बेंस तो कम ही है। आपको बात समझो, एब्जॉर्बेंस ज्यादा है तो ट्रांसमिटेंस कम है, ये तो सीधी सी बात है कि नहीं, क्योंकि इनका रिलेशन क्या है? नेगेटिव। आप खुद जान रहे हो कि ट्रांसमिटेंस ज्यादा है तो एब्जॉर्बेंस कम है, इसीलिए तो ट्रांसमिटेंस ज्यादा है। अगर ट्रांसमिटेंस कम है इसका मतलब एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, सीधी सी बात है। यानी कि बाहर कम है ना, बाहर कम निकल रही है, इसका मतलब एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, यानी कि ट्रांसमिटेंस कम है। मेरी बात समझ रही है? इंटेंसिटी वाली बात है, आई अपॉन आई नोट पता है ना। चलो ठीक है, तो इसका सीधी सी बात अब ये याद रख लें कि इनका जो रिलेशन होता है ट्रांसमिटेंस और ऑब्जर्वेंस का क्या, एब्जॉर्बेंस का क्या रिलेशन होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस टी, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग टी। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लॉग को मत भूल जाना और माइनस के साइन को मत भूल जाना, माइनस लॉग टी ये रिलेशन है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब आपको पता है टी की जगह, ट्रांसमिटेंस की जगह हमें पता है ना ऊपर क्या है? आई अपॉन आई नोट, ट्रांसमिटेंस की जगह था ना। चलो मैं दिखा देता हूँ रे, देखो ट्रांसमिटेंस ऊपर ये था ना, यही है ट्रांसमिटेंस, आई अपॉन आई नोट, तो यही टी की जगह लिख दिया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? माइनस लॉग टी की जगह आपने लिख दिया आई अपॉन आई नोट। अब क्या है? ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है ना फ्रेंड्स, ये माइनस का साइन है। अगर इसको अब मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो ये माइनस का साइन किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया? लॉग आई नोट इक्वल लॉग आई नोट अपॉन आई, ये किसका हो गया? एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू क्या हो गया? लॉग आई नोट अपॉन आई, ये हो गया। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो वेरी गुड। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि जो एब्जॉर्बेंस है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ये एक स्केलर होगा, डायमेंशन लेस नंबर होगा। अरे होगा कि नहीं आप खुद बताओ, डायमेंशन लेस नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? अरे ऐसे होगा कि ये भी इंटेंसिटी है और ये भी इंटेंसिटी है, तो दोनों की यूनिट सेम होगी तो कट जाएगी, तो एब्जॉर्बेंस की तो कोई यूनिट आएगी नहीं, डायमेंशन लेस हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात पता हो गई तो आगे की यूनिट अच्छे से निकल जाएगी, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? चलो वेरी गुड। एक ये बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम बात को और अच्छे से करना शुरू करते हैं। एब्जॉर्बेंस होता है ए, ये प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सी। याद रखना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा किसी भी सैंपल का उसकी उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, ये बात तो है ही है। यानी कि कोई सैंपल जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि उसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा तो अवशोषित करेगा। मान लेते हैं ये एक सॉल्यूशन है, ये इतनी सी मात्रा है, उसमें किसी भी जो सॉल्यूशन में, जो मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में एक सोल्यूट ए है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी सी है, ठीक है। और एक मान लो दूसरा हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दी, तो ये बताओ ये इसमें से जो इंसिडेंट लाइट होगी और ये ट्रांसमिटेड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी एब्जॉर्बेंस भी तो बढ़ेगी, अवशोषण की शक्ति तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि बहुत ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए तो उनकी एब्जॉर्बेंस की पावर भी तो बढ़ेगी। तो याद रखना है, एब्जॉर्बेंस कब बढ़ेगी? जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एब्जॉर्बेंस क्या होगी? बढ़ती है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रही है? जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एब्जॉर्बेंस है वो
बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? यहाँ से तो कम मॉलिक्यूल है तो कम ज्यादा ट्रांसमिटेंस हो जाएगा और एब्जॉर्बेंस कम हो जाएगी। यहाँ देखो कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी हमने तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने की वजह से ट्रांसमिटेंस कम होगी, तो सीधा सा बात है एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल हो गया किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है? पाथ की। ठीक है, पाथ की। तो ये मान लेते हैं इतना पाथ है, शॉर्ट पाथ है, ठीक है, इतने से ही गुजरा है इंसिडेंट लाइट, और ये इतना है पाथ है, ठीक है। तो इससे लॉन्ग पाथ है और इससे शॉर्ट पाथ है, यानी कि यहां से जो इंसिडेंट लाइट आई है इसको गुजरने में शॉर्ट पाथ कम रास्ता तय करना पड़ता है और इसको गुजरने में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लॉन्ग पाथ। तो किस में एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी? खुद सोचिए, आप सोचो खुद, आप खुद बताओ। अगर लंबा पाथ होगा, इसमें लंबा पाथ होगा तो इसको रुकने का, रिटेंशन का टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और जितना ज्यादा होगा धीरे धीरे इनकी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो लंबे रास्ते तक जाएगी तो एब्जॉर्बेंस यहाँ जो फट से निकल जाएगी कि लॉन्ग पाथ नहीं है, लंबा रास्ता नहीं है, शॉर्ट पाथ है। लेकिन यहाँ पाथ क्या है? लंबा है, लॉन्ग पाथ है। तो लॉन्ग पाथ होने की वजह से उसको रिटेंशन का थोड़ा टाइम मिल गया, तो यानी कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स को भी टाइम मिल गया, ये गुजर रही है तो लंबा पाथ है, तो इनकी मॉलिक्यूल इनको एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये लंबा रास्ता है तो एब्जॉर्बेंस इसकी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों चीज बन गई। तो एब्जॉर्बेंस किस किस के प्रोपोर्शनल हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो पाथ लेंथ के L के, ठीक है, और एक कंसंट्रेशन C के। यहीं से क्या है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है, याद रखना। तो एब्जॉर्बेंस है वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी? पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन के। यानी कि जितनी ज्यादा ये पाथ की लेंथ बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा पाथ की लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा सैंपल का उससे भी एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी। तो याद रखना, चाहे पाथ बढ़े यानी कि चाहे लेंथ बढ़े उसकी, और चाहे कंसंट्रेशन बढ़े, कोई भी बढ़े, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू C, ये ध्यान रखना। और इसी को बियर लैम्बर्ट लॉ बोला जाता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ? तो बियर लैम्बर्ट लॉ यही है, एब्जॉर्बेंस पाथ और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन बताता है। ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये हम लिख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। तो या फिर इसको ये प्रोपोर्शनल टू को हटाने के बाद इक्वल टू का लाने के लिए क्या हमने लगा दिया? ये साइन लगा दिया, और ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। किसका साइन है ये? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का, याद रखना। ठीक है ना? ये साइन किसका है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का, और इसको हम बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, याद रखना। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, याद रखना। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें मैं एक आपको जब लेक्चर शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तब मैंने आपको एक बात कही थी कि इसकी यूनिट पूछी जा सकती है। ठीक है ना? जो अपना पास मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है, इसकी यूनिट पूछी जा सकती है। तो इसकी यूनिट निकालते हैं, चलो। ठीक है ना? इसकी यूनिट निकालते हैं। इसकी यूनिट आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है? तो चलो इसकी यूनिट निकालते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं, ये है, तो इसको यूनिट निकालते हैं। तो इसके इक्वल क्या आ गया? A/CL, यही आ गया। अरे यही आ गया ना? ठीक है, ए की कोई यूनिट होती नहीं, एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस है, आपको देखा था आपने। तो क्या होगा? Cl की यूनिट होगी। ठीक है, C यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन किस में होती है? कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो किस में होती है? मोल पर लीटर, यही तो कंसंट्रेशन होती है ना। तो मोल पर लीटर, इसके नीचे आएगा L, तो मैं ऊपर ले जाऊं L, तो ऊपर ले गया L। ठीक है, और ये क्या है? लेंथ है। लेंथ किस में आएगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्या बन गया? इसकी जो यूनिट है वो क्या बन गई बताओ? इसकी यूनिट ये बन गई मोल सेंटीमीटर, यही बन गई। तो इसको अगर मैं पूरा प्रॉपरली खोल के लिख दूं तो क्या बन गया? EL मोल -1, क्या बन गया? मोल -1 और सेंटीमीटर -1, यही तो बन गया ना। यही इसकी यूनिट है फ्रेंड्स। समझ में आई क्या? कैसे आई है ये यूनिट? ठीक है ना? ये इसकी यूनिट है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये माइनस में क्यों है? जब ऊपर जाएगी तो माइनस में ही होगी ना। अरे समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इसकी कुछ नोट है, मैं आगे लिख भी रखी है, आप नोट डाउन कर लेना। देखो ये यूनिट रही L मोल -1 सेंटीमीटर -1, ये किसकी यूनिट है? ये जो अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी है। और ये कांस्टेंट है
ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नाम से ही कह रहा है ये कांस्टेंट रहेगा गिवन सब्सटेंस के लिए। जब तक जो टेम्परेचर और वेवलेंथ है वो कांस्टेंट है तब तक ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपको पता है इसकी लेंथ की दे रखी है सेंटीमीटर, अगर स्पेशली आपसे अलग अलग पूछ ले, और ये कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर दे रखी है यूनिट। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन 3 हमने पढ़ी थी, इक्वेशन 3 हमने पढ़ी थी, ट्रांसमिटेंस के बारे में पढ़ी थी, एब्जॉर्बेंस के बारे में ऊपर देखो क्या पढ़ा था। अगर इक्वेशन 3 की बात करें तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी फ्रेंड्स, इक्वेशन 3 ये थी। ठीक है, इक्वेशन 3 ये थी, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू क्या था, माइनस लॉग I अपॉन आई नोट, यही था ना अपने पास। तो इसमें लास्ट में हमने ये इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, ये लास्ट में हमने रख दिया। तो एब्जॉर्बेंस क्या था, माइनस लॉग आई अपॉन आई नोट। और अब एब्जॉर्बेंस की जगह ये ना A इजकल टू, आप मेरी बात समझो, A इजकल टू ये है। ठीक है ना, अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, ये जो A है एब्जॉर्बेंस है फ्रेंड्स, इसकी जगह जो इक्वेशन 3 में एब्जॉर्बेंस के इक्वल क्या था, माइनस लॉग आई अपॉन आई नोट, यही तो था ना, अरे यही था ना। ठीक है, तो ये रख दिया, तो इसकी जगह ये रख दिया, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस लॉग आई अपॉन आई नोट इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर लॉग को हटा देते हैं तो हमारे पास आती है इक्वेशन ये। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये इक्वेशन आती है, और इस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को अगर इसको बराबर में ले जाएंगे तो इक्वेशन फाइनली ये बन जाएगी। और इसी इक्वेशन को हम, जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसको कहते हैं बियर लैम्बर्ट इक्वेशन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बियर लैम्बर्ट इक्वेशन कौन सी है, तो ये बियर लैम्बर्ट इक्वेशन है। ये कैसे आई, आपको समझ आया कि नहीं आया, मेरे को ये बात बताओ। थोड़ा सा मैथमेटिकल सा लग रहा होगा, कुछ ऐसा है ही नहीं, ऊपर नीचे कर दिया, माइनस हट गया, प्लस आ गया, बराबर रख दिया, एक ही जगह ये रख दिया। देखो वैल्यूज पुट करना इतना तो आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल बातें हैं। तो ये क्या है, ये है बियर लैम्बर्ट इक्वेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, मैंने बात करी थी। तो न्यूमेरिकल यहां से क्या से आएंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे सीधे के सीधे आपसे 3 चीज दे देंगे, 4 चीज है ना यहाँ पे, ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 3 आपको गिवन होगा, 1 ये आपको निकालना होगा। कंसंट्रेशन दे देंगे, या आपको ये बोल देंगे, सीधा थ्योरेटिकल टाइप भी न्यूमेरिकल फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे आपको ये बोल दें कि एब्जॉर्बेंस पे क्या इफेक्ट होगा, अगर किसी भी जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसका पाथ बढ़ता है तो एब्जॉर्बेंस पे क्या इफेक्ट होगा, या ये पूछ लें कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एब्जॉर्बेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसकी यूनिट पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स, आपको कुछ बातें समझ में आई, कोई भी पजल होने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज मुझसे पूछना। और एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या क्या इसमें मेजर करते हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, ये हम इसमें, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इससे आप समझो, देखो एनायन, कैटायन, ठीक है, एनायन और कंपाउंड, ये सब क्या कर सकते हैं, इसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एटसेट्रा, ये सारे के सारे इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का बारे में कुछ बातें पता लगी होगी कि होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है ना, इससे न्यूमेरिकल पोर्शन कहाँ से बन सकता है, इसकी यूनिट कहाँ से किसकी पूछी जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेजर किया जा सकता है, ये सारी बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। यही बातें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, और आई थिंक इससे बाहर क्वेश्चन बनना मुश्किल है, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप चित्त को रिलैक्स रखें, शांत रखें अपने आप को, इन चीजों को कर लीजिए अच्छे से, और 2-4 बार वीडियो को सुनने की आदत डालें। एक बार में नहीं समझ आता है तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें, अपने चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रखें, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप करिए और डिस्कस करिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आएगी उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो एक इन्फॉर्मेशन फिर मैं आपको दे देता हूँ कि पेपर 1, ठीक है, जो कंपलसरी पेपर है यूजीसी नेट का, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो कोई रजिस्ट्रेशन करवाने का विलिंग है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।